हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 14 दिसंबर 2024 को जो ऑनलाइन में पेपर नहीं, ये ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन, सॉरी, ये ऑफलाइन पेपर हुए थे। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो लास्ट दिसंबर में पेपर हुए थे वो ऑफलाइन ही हुए थे। तो ये कब हुआ था? तो दिसंबर में हुआ था। और ये आपका कौन सा है? सेट डी है और ये आपका पेपर 2 है। और इसमें हम क्या देखेंगे? तो सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कहता है, प्रगतिशील शिक्षा की हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो किससे सहमत है? कौन ऐसे ऑप्शन है जिसमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात कही जा रही है? तो फर्स्ट कहता है, बचपन एक अलग जीवन चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या है के बजाय वे वयस्कों के रूप में क्या बनेंगे ज़्यादा महत्व रखते हैं। सेकंड कहता है, बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं और समाज उन्हें भ्रष्ट करता है। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं और उन्हें नैतिक मानव बनने के लिए समाजीकरण आवश्यक है। फोर्थ कहता है, बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास में प्रभावी करती है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। बच्चे एक सामाजिक मतलब सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक्स कॉन्टेक्स्ट में, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। मनोसामाजिक, भौतिक, संज्ञानात्मक या भाषाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मनोसामाजिक, साइको सोशल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, व्यवहार, रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है उन्हें डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह डैश होते हैं। फर्स्ट कहता है, जेंडर पहचान आनुवांशिक रूप से निर्धारित, जेंडर भूमिकाएं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित, जेंडर भूमिकाएं आनुवांशिक रूप से निर्धारित, जेंडर पहचान सांस्कृतिक रूप से निर्धारित। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, जेंडर भूमिकाएं एंड जेंडर भूमिकाएं के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह संस्कृति रूप से परिभाषित होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते, कहता है, कथन कहता है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कारण कहता है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। सही विकल्प का चयन करना है और बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह मानकों की बात करिए तो ये आपका गलत हो जाएगा और ये कह रहा है कोई संभावना नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन ऐसे ऑप्शन है जिसमें दोनों गलत है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए और आर दोनों गलत हैं। जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाता। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते। अनुभव के माध्यम से सीखने की बजाय याद करने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा फोर्थ कहता है, याद करने को प्राथमिकता हमें नहीं देना है
और ये क्या कह रहा है, परिपक्वता जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते, बिल्कुल निभाता है, इसलिए आपका सेकेंड गलत हो जाएगा। फर्स्ट कहता है पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई बिल्कुल भूमिका निभाता है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है लेवाइगोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? पर्यावरण को प्रभावी रूप से अपनाने की प्रक्रिया, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया, एक व्यक्तिगत क्रिया, एक एकीकृत प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक एकीकृत तो होगा नहीं, एक व्यक्तिगत होगा नहीं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, एक सहयोगात्मक प्रक्रिया। इसलिए कहा गया है कि बच्चे जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से सीख पाएंगे। ये कौन कहता है? तो लेवाइगोस्की कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का जो प्रस्ताव रखते हुए लेवाइगोस्की ने किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है? फर्स्ट कहता है भाषा का एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है। बिल्कुल लैंग्वेज संज्ञान से संबंधित होता है, मतलब कॉग्निटिव से संबंधित होता है जो लैंग्वेज होता है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है नहीं है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है भाषा एक संस्कृति उपकरण है जो संज्ञान के कई तरीकों को सुगम बनाती है। बिल्कुल सही बात है। लेवाइगोस्की कहता है जो लैंग्वेज है वो संज्ञान को सुगम बनाती है, और जीन पियाजे कहता है कि जो संज्ञान है वो लैंग्वेज को सुगम बनाती है। तो इसका जो सही आंसर तो सेकंड होगा। बाकी थर्ड फोर्थ देखते हैं क्या कहता है। भाषा आत्म केंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालता है। बिल्कुल गलत बात है। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? एक छात्र अपनी समझ के आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ हासिल करने के लिए कठिन अध्ययन करता है। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। एक छात्र शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो अभिविन्यास का एक उदाहरण है, मतलब कौन सा है? प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का उदाहरण है। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन का उदाहरण कौन सा है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है लेवाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को, आप देख पा रहे होंगे अभी तक 9 क्वेश्चन किए हैं, इसमें से 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लेवाइगोस्की से ही आए हुए हैं। तो ये कहता है लेवाइगोस्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट है अपने बच्चों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। बात तो सही कहता है। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग को हतोत्साहित नहीं बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ नहीं करना है किए जाने वाले ज्ञान का, नहीं बिल्कुल कंठस्थ नहीं करना है। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना है, बिल्कुल ये भी नहीं करना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अपने विद्यार्थियों के साथ परस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी रणनीतियाँ, मतलब नई कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए कौन सा प्रभावी रणनीतियाँ हैं? उदाहरण प्रस्तुत करना, बात तो सही है। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, ये भी सही है। अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, आपका थर्ड भी सही हो जाएगा। एक परिभाषा देना और छात्र को इसे याद, नहीं ये बिल्कुल निगेटिव बात है कि परिभाषा देना और बच्चों को ये कहना कि तुम रट्टा मारो। तो आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते, किस विधि में शिक्षक और बच्चे अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? किस विधि में? पारस्परिक अध्यापन में, अनुकूलित अधिगम में, वर्णनात्मक अध्यापन में या ग्रहणशील अधिगम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पारस्परिक अध्यापन में।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय Z सीखने की तुलना में विषय X सीखने में अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह विषय Z में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। कौन सी संरचना जो है फिजा को सोच को विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? संज्ञानात्मक संघर्ष, अधिसंज्ञान, स्मृति या संज्ञान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रस्ताव है कि क्या प्रस्ताव है? कहता है बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है, कुछ हद तक लगा सकती है पर 100% नहीं लगा सकती है। बुद्धि समय के साथ बदलती रहती है। बिल्कुल सही बात है कि बुद्धि जब समय के साथ बदलती रहती है। बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत, बिल्कुल नहीं, ये आनुवंशिक विरासत में नहीं मिलती है। कुछ हद तक थोड़े बहुत होते हैं पर 100% नहीं होते हैं। बुद्धि को सटीक रूप में मापा जा सकता है और स्टिक रूप में विधेय किया जाता है। बिल्कुल नहीं मापा जा सकता है, असेस किया जा सकता है पर मापा नहीं जा सकता है। आप ग्रोथ को माप सकते हैं पर आप डेवलपमेंट को बिल्कुल नहीं माप सकते। और जो बुद्धि होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो उसको आप माप नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड होगा, बुद्धि समय के साथ बदलती है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश जो विद्यार्थी होते हैं क्या होते हैं? कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं, उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता की उपलब्धि प्राप्त करते हैं, उन्नत संवाद के कौशल प्रदर्शित करते हैं, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, दिनचर्या या चरणों का सख्ती से पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कथन ए कहता है भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने का सुसाधित करता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। कारण कहता है अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, ये भी गलत बात है। तो आपके ए और आर दोनों गलत है। कौन से ऑप्शन में है दोनों गलत? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कथन कहता है वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। कथन कहता है लोकेश को एक संकल्पना, दिल्ली को दूसरी संकल्पना, भारत के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। ठीक है, कारण कहता है यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती है स्व विनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। पर कथन आपका ए भी सही है, आर भी सही है, पर ये अलग अलग है, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है, तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, लेकिन एक यार व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? किसका? डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। फर्स्ट कहता है उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। जब हमें पता चलेगा कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ उसे उपचारात्मक शिक्षण देना है, कहाँ उसे डायग्नोस्टिक करना है, मतलब कहाँ उसकी हेल्प करना है, जब हमें पता चलेगा तभी तो हम कर सकते हैं। सब बात तो फर्स्ट सही कहता है। सेकंड कहता है विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों मतलब पाठ्य जो उनके दोस्त लोग हैं के काम का समालोचनात्मक आकलन करने का अवसर प्रदान करना, बच्चों के अभिवृत्ति स्वरूप की पहचान करना और उनकी आवश्यकताओं के अनुसार व्यावसायिक निर्देश कार्यक्रम तैयार करना, शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 10 साल की काकुली गणित की एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? कड़ी से कड़ी सज़ा दे ताकि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो। हमें बच्चों को सज़ा बिल्कुल नहीं देना है, इसलिए आपका फर्स्ट बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन है। उसे समस्या का समाधान दें, उसे समस्या को छोड़ने और अगले एक पर जाने के लिए कहें, कोशिश करते रहने के लिए प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। आलम्बन मतलब एस्केप फोल्डिंग। एस्केप फोल्डिंग जैसा कि आपको पता ही होगा कि एस्केप फोल्डिंग की बात कौन करता है, तो ले वाइगोस्की करता है। और एस्केप फोल्डिंग आपका वो दे सकता है जो आपसे बड़ा भी हो सकता है, आपसे छोटा भी हो सकता है, जो आपसे ज़्यादा जानकार हो वो आपको एस्केप फोल्डिंग दे सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और ज़रूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जीन पियाजे डैश को डैश मानता है और ले वाइगेस्की डैश को डैश मानते हैं। तो फर्स्ट कहता है जो जीन पियाजे हैं निजवाक आत्म विनिमित में प्रभावी है नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। जो जीन पियाजे कहता है आत्म केंद्रित वाक को संज्ञानात्मक परिपक्वता का संकेत मानता है, बात सही है। निज वाक जो ले वाइगोस्की है वो निज वाक को स्व विनिमित में प्रभावी मानता है। तो आपका जो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा, बाकी थर्ड फोर्थ भी आपके गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है? जो नहीं है हमें वही बताना है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट कहता है बच्चों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना, बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी बच्चों को विकल्प प्रदान करना, ये भी सही हो जाएगा आपका। सभी बच्चों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना, आपका ये भी सही हो जाएगा। तो आपका सेकेंड थर्ड फोर्थ तो सही है, लेकिन आपसे पूछ क्या यहाँ क्या आ रहा है कि अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, मतलब जो शामिल नहीं हमें वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कहता है यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। क्या ये बात सही है? ये जेंडर को ध्यान में नहीं रखा था, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। यह बच्चों में नैतिक विकास की प्रगति में सटीक अवस्थाओं को निर्दिष्ट नहीं करता, ये करता है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है। यह बच्चों को द्विधात्मक स्थितियाँ प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही बात है। ये जो लॉरेंस कोहलबर्ग का जो थ्योरी है उसमें बच्चों को ना द्विधात्मक स्थितियाँ प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कथन ए कहता है प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और पुरानी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी गलत है, आर भी गलत है। कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो फर्स्ट कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के नेता कौन था? ये तो वन वर्ड क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? विवेचनात्मक सोच को, एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ? ये भी वन वर्ड है, तो ये भी आपका नहीं होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से देश प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे? द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन किन कारकों का योगदान था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं।
कहता है उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय टीचर को डैश का उपयोग करना चाहिए जो डैश हो। तो फर्स्ट कहता है आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण श्रवण तंत्र, ब्रेल एक स्पर्श प्रणाली, ब्रेल एक श्रवण प्रणाली, आवृत्ति संग्राहक संचरण उपकरण स्पर्श तंत्र। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ शिक्षकों को किसका, ब्रेल का और एक स्पर्श प्रणाली का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना। क्या ये बात सही है? एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी याद रखने और प्रस्तुत करना, याद रखने की काम नहीं करना है हमें। छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, बिल्कुल सही बात है। छात्र को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देना। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते। कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? एक परियोजना की शुरुआत में छात्रों को दिया गया रूब्रिक या रेखांकित करते हुए कि उन्हें एक निश्चित ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। बात तो सही कह रहा है। एक अंतिम परीक्षा जिसमें पूरे सत्र में सीखी गई सभी सामग्री शामिल होती है, बिल्कुल नहीं। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी विचार मंथन, देश भर के छात्रों की तुलना करने के लिए एक मानकीकृत परीक्षण। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते। लड़कों की कारण अभी कथन ए कहता है लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। कारण कहता है लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमज़ोर होती है, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। तो आपका ए भी गलत है और आर भी गलत है। तो जब दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते। कथन कहता है 12 साल की आमना हर बार डर जाती है जब टीचर उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि टीचर उसे डांटेंगे और वह शर्मिंदा होगी। कारण कहता है जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते। एक टीचर छात्र को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो फर्स्ट कहते हैं छात्र को नई सामग्री से संबंधित कार्य को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना। चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान नहीं करना है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। नई सामग्री पर व्याख्यान हमें अपर क्लासेस में दे दे। लेक्चर मेथड में बच्चों को कुछ नहीं समझ आता है, जहां आपका लेक्चर मेथड आएगा वो आपका गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहना। नई छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है एक समावेशी कक्षा में जो टीचर होते हैं उनका क्या रोल होता है। तो फर्स्ट कहता है प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना। हमें बच्चों के अंदर कंपटीशन नहीं करवाना है, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। बच्चों में कमियों की पहचान करता और उनकी सही ढंग से नामीकरण नहीं करना है, हमें लेबल नहीं लगाना है बच्चों पे। थर्ड कहता है अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है, ये भी नहीं करना है हमें। बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन करे हैं CDP के, और ये आपका पेपर सेकंड के क्वेश्चन है। हाँ, पेपर सेकंड के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।